हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एरिथमेटिक की एक बहुत ही बेसिक थ्योरम को समझने वाले हैं। वह थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो इस थ्योरम को समझने के पहले हम दो क्वेश्चंस पर विचार करते हैं। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस एनी नेचुरल नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स? क्या किसी भी नेचुरल नंबर को, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, क्या उसको हमेशा हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन, वेदर दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और जब हम उसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं तो क्या ऐसा लिखना हमेशा एक यूनिक आंसर को देता है? हमेशा हमें जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स मिलेगा वो एक जैसा ही मिलेगा? यानी किसी भी नेचुरल नंबर को हम अलग अलग तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखें, अलग अलग तरीके से यदि हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखने का प्रयास करें तो हमारा आंसर जो है क्या हमेशा एक जैसा आएगा? यानी दिस फैक्टराइजेशन क्या हमेशा यूनिक होगा? तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढते हैं, क्योंकि इनके आंसर में ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट छुपा हुआ है और उसे समझने में हमें मदद मिलेगी। तो ये समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें जो है 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी 180 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हमें लिखना है। तो इसके लिए हमारे पास जो तरीका है उसमें एक तरीका तो ये है कि हम पहले 180 जो है उसको इधर जो प्राइम नंबर्स लेते हुए डिवाइड करते जाएं और सबसे जो लोएस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है जिनसे ये नंबर डिवाइड हो रहा है वहाँ से शुरू करें, और फिर नेक्स्ट जो प्राइम नंबर जिनसे वो डिवाइड हो सकता है उनको हम ट्राई करते जाएं। जैसे 180 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो पहले इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ 90 आ गया। फिर ये वापस 2 से डिविजिबल है, 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45 आ गया। फिर 45 जो है अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अब ये 3 से हो रहा है, क्योंकि 4 और 5 ये जो डिजिट्स है इनका सम 9 है और 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। तो हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 15 आ रहा है। 15 को फिर 3 से डिवाइड करने पर 5 आ रहा है। तो इस तरह से हम जो 180 है इसके हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। यहाँ इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 2, 2, 3, 3 और 5 आ रहा है। तो जो 180 है, दिस 180 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज प्राइम नंबर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमने इस तरह से लिख देते हैं। तो एक तरीका तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। दूसरा तरीका हम फैक्टर ट्री बनाकर भी कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि 180 है, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले हम 180 को ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो हम जानते हैं। मान लीजिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट के अगर 2 डिजिट, किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा एंटायर नंबर जो है 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ 80 चूँकि 4 से डिवाइड हो रहा है इसलिए पूरा 180 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब 180 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 4 जा 16, तो यहाँ 4 बचा, फिर यहाँ 16 तो 2 रिमाइंडर, फिर 0 नोट डाउन करेंगे तो 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20। तो जब 180 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45 आएगा। अब इधर जो 4 है इसको हम फिर ब्रेक कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। सिमिलरली इस 45 को हम 9 5 जा 45 लिख सकते हैं, जिसमें 5 तो प्राइम नंबर आ गया, और जो 9 है इसको हम फिर से ब्रेक कर सकते हैं और हमारे पास जो है यहाँ पर 3 और 3 आ रहा है। तो ये जो 180 है, इस 180 को जब हमने अल्टीमेटली प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया तो हमारे पास एक प्राइम नंबर 2 आ रहा है, एक यहाँ पर 3 आ रहा है, फिर अगेन 3 आ रहा है, और यहाँ फिर 3 है, और यहाँ और फिर 5 आ रहा है। तो ये जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं, एक तो ये आ गया हमारे पास 2, सिमिलरली दूसरा नंबर आ रहा है यहाँ 2। ये प्राइम नंबर जो अल्टीमेटली हमें मिल रहे हैं वो मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास एक प्राइम नंबर 3 आ रहा है, और यहाँ पर ये 5 आ रहा है। तो इन सब के प्रोडक्ट के रूप में हम इस 180 को लिख सकते हैं। तो ये जो 180 आ रहा है ये फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि यदि हम फैक्टर ट्री बनाकर भी 180 के प्राइम फैक्टर करते हैं तब भी हमारा आंसर वैसा ही आता है। और देखिए इस फैक्टर ट्री में हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम इस 180 को जरूरी नहीं है कि हम 4 अलग करें, हो सकता है हम पहले 6 ले लेते हैं। तो 180 में से हम 6 एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले। तो 6 यानी 6 6 3 जा 18, तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 30।
और इसी तरह से यहाँ जो 6 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3। सिमिलरली 30 में से 10 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 10 और फिर इधर 10 3 जा 30, और इधर जो 10 है इसको फिर से ब्रेक किया 2 एंड 5। तो यहाँ हम फिर देख रहे हैं कि हमारे पास जो फाइनली जो यहाँ जो प्राइम नंबर आ रहे हैं 180 को जो ब्रेक करने पर जो प्राइम नंबर आ रहे हैं, एक तो हमारे पास आ रहा है 2, सिमिलरली फिर यहाँ 3, और देखिए इधर फिर ये 2, और इधर हमारे पास ये 5, और इधर ये हमारे पास 3 आ रहा है। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये जो सारे प्राइम नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में हम 180 को लिख सकते हैं। तो जो 180 है वो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 के रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए 2 3 2 5 3, तो ये नंबर आ रहे हैं। अब इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि यहाँ देखिए जो 2 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ भी 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, यहाँ भी 2 जो है वो 2 बार दिख रहा है। सिमिलरली जो 3 3 है ये 2 बार है, यहाँ भी 3 3 2 बार है, 5 यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 5 1 बार है। तो यहाँ से हम फिर देख रहे हैं कि अगर यदि हम फैक्टर ट्री अलग तरीके से बनाते हैं तब भी जो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है वो फाइनल आंसर जो है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आ रहा है। और वो जो प्राइम नंबर्स इसमें जो अपीयर हो रहे हैं वो वही प्राइम नंबर है जो यहाँ अपीयर हो रहे थे, इन दो तरीक़ों से जो आ रहा था वही यहाँ भी आ रहा है। और देखिए यदि हम मान लीजिए ये तो हमारा पहले करा हुआ है, अब ये देखिए अगर यदि हम 180 को ऐसे ब्रेक करते हैं, क्योंकि और भी संभावनाएं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, अब अलग अलग संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। यहाँ 180 को फिर से ब्रेक किया, 10 तुरंत बाहर निकल रहा है इसलिए अलग कर दिया, 18 को यहाँ अलग कर दिया है। इसके बाद जो 10 है उसमें से 2 और 5, इधर जो 18 है वो 9 और 2 आ रहा है। सिमिलरली जो 9 है उसको फिर से ब्रेक किया तो 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ देखिए फिर फाइनली जो प्राइम नंबर आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 5 आ रहा है, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है, और ये फिर से 3 आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास ये 2 आ रहा है। तो ये जो नंबर आ रहे हैं यदि हम इनके प्रोडक्ट के रूप में लिखें 2 5 3 3 2, तो ये और इसमें अंतर केवल ऑर्डर का ही है, ऑर्डर को छोड़कर बाकी कोई अंतर नहीं है। यहाँ 2 2 2 बार आ रहा है, यहाँ भी 2 2 2 बार आ रहा है, यहाँ 3 3 2 बार आ रहा है, यहाँ भी 3 2 बार आ रहा है, 5 यहाँ 1 बार, यहाँ 5 1 बार आ रहा है। तो हम पाते हैं कि यदि हम किसी भी तरीके से किसी नेचुरल नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखते हैं तो जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं जिनके प्रोडक्ट के रूप में वो नंबर लिखा जा रहा है वो सारे प्राइम नंबर्स एक जैसे ही आएंगे, चाहे हम कोई सा भी मेथड काम में ले लेते हैं। तो एक तो हमारी जो पहला जो दूसरा जो क्वेश्चन था कि वेदर दिस फैक्टराइजेशन इज प्रोड्यूसिंग अ यूनिक आंसर, तो डेफिनेटली जो आंसर है वो हमेशा यूनिक आ रहा है अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर। ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, यहाँ ऑर्डर देखिए ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन प्राइम नंबर्स वही आ रहे हैं जो यहाँ आ रहे हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम 84 लेते हैं और 84 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहला जो मेथड है हमारा उसमें हम ऐसे करेंगे, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 84 है उसके जो प्राइम फैक्टर है करने पर यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है 42, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 21, 3 से डिवाइड हुआ 3 7 जा 21, तो यहाँ 2 2 3 और 7 आ रहा है। तो 84 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 2 3 एंड 7। अब यदि हम फैक्टर ट्री काम में लेते हैं तो उसमें देखिए 84 में से हम 4 ले लेते हैं बाहर, तो 21 बचेगा, 21 4 जा 84, फिर 4 को हमने ब्रेक किया 2 2, इधर 21 है ब्रेक किया 3 3, तो हमारे पास ये 2 2 3 7 ये 4 जो है हमारे पास प्राइम नंबर आ रहे हैं, ये 4 प्राइम नंबर आ रहे हैं सारे। अब इन 4 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम 84 को लिख सकते हैं। तो देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कि फैक्टर ट्री बनाकर भी यदि हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आंसर वहीं पहुँचता है जो इस तरीके से आ रहा था। और देखिए यदि हम 84 का ब्रेक करते हैं और ये तरीका अपनाते हैं तो इस तरीके में देखिए पहले 2 बाहर निकाला है, फिर 2 जब इसमें से निकाला 84 में से, जब 84 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 42 आएगा, इसका आधा कर दिया, जस्ट 2 बाहर रहने का मतलब आधा करना होता है। फिर इसमें से फिर 2 बाहर निकाल दिया तो इसको फिर आधा कर दिया, 42 का आधा 21, फिर 21 को हम 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर हम देख रहे हैं कि ये जो है एक तो हमारे पास ये 2 मिल रहा है यहाँ फाइनली, यहाँ पर हमारे पास 7 मिल रहा है, और यहाँ फिर 3 मिल रहा है, और यहाँ फाइनली हमें 2 मिल रहा है। तो अब जो है इनको हम लिख सकते हैं 2732, तो 2732 के रूप में लिखेंगे 84 एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 7 इंटू 3 टू 2। देखिए यहाँ पर जो 2 है 2 बार है, यहाँ भी 2 2 बार है, 3 1 बार, यहाँ 1 बार, 7 1 बार, यहाँ भी 7 1 बार है। तो 84 जो है उसको जो हम फैक्टर ट्री बनाकर कर रहे हैं और अलग तरीके से कर रहे हैं, तब भी जो फाइनली हमें जो प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं वो वही मिल रहे हैं जो यहाँ मिल रहे थे, यहाँ मिल रहे थे, यहाँ मिल रहे थे, यहाँ मिल रहे थे, तो सब एक जैसा आ रहा है। और दूसरा तरीका देखते हैं एक बार और, 84 को यदि हम ऐसे लिखते हैं कि पहले हम 12 से 7 जा 84 कर देते हैं, फिर 12 को ब्रेक करते हैं 3 इंटू 4, और उसके बाद में फिर जो है
4 को ब्रेक कर देते हैं 2 इंटू 2, तो यहाँ पर भी हम ये पा रहे हैं कि यहाँ जो प्राइम नंबर आ रहे हैं, एक तो हमारे पास ये 3 आ रहा है, यहाँ पर फाइनली हमारे पास 2 आ रहा है, फिर यहाँ पर भी 2 आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 7 आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो नंबर वही है, सेम प्राइम नंबर्स है। तो 84 जो है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन जब कर रहे हैं तो चाहे हम कोई सा भी मेथड अप्लाई करें, हमारे पास आंसर एक जैसा ही आता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है वो हमें बताती है कि हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम किसी भी प्राइम नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का, वेदर इट इज़ कंपोजिट नंबर, अगर मान लीजिए कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यदि वो प्राइम नंबर है तो जो प्राइम नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। जैसे मान लीजिए अकेला 7 है तो आंसर में 7 ही आएगा। लेकिन अगर वो कंपोजिट नंबर है तो हम इसको इस तरीके से, हमेशा ऐसा संभव है कि हम हमेशा उसे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। और ये जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में जब हम किसी नंबर को लिख रहे हैं तो ये जो लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो तरीका रहेगा, हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो हमेशा यूनिक होगा, चाहे हम किसी भी मेथड को अप्लाई करें। देखिए यहाँ 4 मेथड से हमने 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, लेकिन फाइनल आंसर हमारे पास एक जैसा ही आ रहा है। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। अब मैं इसका स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर हो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर जो है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस तरह का जब एक्सप्रेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ऑब्टेन कर लिया, ऐसा कहते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है, अभी हमने देखा अलग अलग तरीके से हमने किया था, तब भी हमारा जो आंसर है वो एक जैसा आ रहा था। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। हाँ, ये हो सकता है कि जो प्राइम फैक्टर्स अपीयर हो रहे हैं फाइनल रिजल्ट में उनका ऑर्डर डिफरेंट हो, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स किसी एक आंसर में आ रहे हैं, दूसरे आंसर में भी वही प्राइम फैक्टर्स आएंगे, भले ही उनका ऑर्डर डिफरेंट हो। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ऐसा हो सकता है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कहते हैं, बहुत ही शॉर्ट में लिख सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ कंपोजिट नंबर लिखा है। अब हम इन जनरल नेचुरल नंबर की बात करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो हैं वो या तो होते हैं कंपोजिट नंबर, या फिर होते हैं प्राइम नंबर या 1। तो कोई भी जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर है तो जैसे मान लो 7 है तो 7 इज इक्वल टू 7 लिखेंगे, लेकिन अगर 14 है तो 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहलाता है। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर, अब सब कंपोजिट नंबर की जगह हम जनरल, इन जनरल क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। उसके जो फैक्टर्स है उनके ऑर्डर को अगर यदि हम अवॉइड कर दें, ऑर्डर की तरफ ध्यान नहीं दें, तो ये जो फैक्टराइजेशन होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये किसी भी नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये हमेशा यूनिक होता है। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझते हैं कि ये किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। तो इसके पहले देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल और लिया है जिसमें थोड़ा नेचुरल नंबर बहुत बड़ा लिया है, जैसे 32760 यानी कि 32,760 नंबर। तो ये NCERT बुक से ही लिया हुआ है। तो ये जो नंबर है इतना बड़ा नंबर है कि हमें लगता है कि क्या पता ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जब हम इसको लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ से पहले ये जो 10 का मल्टीपल साफ दिख रहा है, तो 10 को हम रिमूव कर लेते हैं अलग से, फिर 3276 आ रहा है, और 3276 जो है उसमें से हम 9 को ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ इन सब डिजिट्स का जो सम करेंगे 3 2 5 5 और 7 12 है, 12 और 6 18 हो रहा है। यानी इन सब डिजिट्स का जो सम है वो 18 है, और 18 इज डिविजिबल बाई 9 है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम इसमें से 9 एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो 9 जब हम यहाँ लिख देते हैं तो 9 से इसको डिवाइड करते हैं मेंटली, तो देखिए 9 3 जा 27, फिर यहाँ 5 बचेगा, फिर 5 और 7 57 हो गया, फिर 9 6 जा 54, यहाँ 3 बचा, फिर ये 36 हो गया, तो 9 4 जा 36, तो 364 आ रहा है। इसी तरह से इस 9 को तो हम ब्रेक कर देंगे 3 into 3 प्राइम नंबर्स के रूप में। इधर देखिए ये जो 364 है इसमें ये 7 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 के बाद 5 से होगा नहीं, और ये देखो 6 4 10 10 और 3 13 हो रहा है। 13 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 से तो होना नहीं है नंबर, 5 से होगा नहीं, क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है वो 0 या 5 नहीं है। तो 5 के बाद 7 ट्राई करते हैं, तो 7 करते हैं, 7 5 जा 35, फिर 1 बचा, तो ये हो गया 14, तो 7 2 जा 14, तो 52, तो 7 से ये डिवाइड हो रहा है। 52 है, उसको हम 13 4 जा 52 लिख सकते हैं, और 4 को हम फिर से ब्रेक कर सकते हैं 2 2। तो फाइनली हमने यहाँ पर जो है ये प्राइम नंबर ऑब्टेन कर लिए हैं। जब हमने इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखना चाहते हैं, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स अपीयर हो रहे हैं फाइनली, एक तो 2 आ रहा है, यहाँ देखिए, फिर ये हमारे पास 5 आ रहा है फाइनली, और इस ब्रांच में हमें मिल रहा है 3, और यहाँ 3 मिल रहा है, और इधर की जो ब्रांच है इधर निकली हुई ये हमें 7 दे रही है, और इधर जो है हमें 2 मिल रहा है, और इधर जो है फिर 2 मिल रहा है, और इधर ये 13 मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है, इस नंबर को हम इन सब नंबर्स के, इन सब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है 32760 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स विच आर एनसर्किल्ड विद रेड कलर। तो देखिए यहाँ पर 2 5 3 3, ये 3 3 7 2 2 और 13 ये नंबर हमने यहाँ लिख दिए हैं, तो ये इनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर एक कुछ और काम करें कि यहाँ ये जो थोड़ा ऑर्डर है उसको थोड़ा व्यवस्थित करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इनमें जो नंबर स्मॉलर है उसे हम पहले लिख दें, और जो लार्जर नंबर है उसको थोड़ा बाद में लिखें। तो ये व्यवस्था थोड़ी इस तरह की होगी और थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होगा, अच्छा लगेगा। और तो इसमें देखिए ये जो इस तरह से लिखने का तरीका होता है, ये कहलाता है कि हम जो नंबर्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। यहाँ जो 2 है, पहले 2 आ गया, उसके बाद उससे लार्जर नंबर 3, उसके बाद 5 7 13, हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी नंबर का, और अगर यदि कोई प्राइम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम पावर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 है वो 3 बार आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे, इस जो 2 है ये 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ये 3 बार दिख रहा है यहाँ। इसी तरह से यहाँ जो 3 है वो 2 बार है, 5 सिंगल, और ये भी सिंगल है, और यहाँ पर ये जो 13 है ये भी सिंगल है। तो हम इसको जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, इसको लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 2, और ये 5 7 13 सेपरेट लिख देंगे। तो 2 रेज़ टू द पावर 3, इधर 3 रेज़ टू द पावर 2, और ये 5 7 और 13 इस तरह से। तो ये जो लिखने का तरीका है ये हमेशा यूनिक हो जाएगा। यदि आप कभी भी किसी भी नंबर, चाहे वो कितना ही लार्ज नंबर हो, यदि हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और उसके बाद में जो ऑर्डर है उसमें सभी जो प्राइम नंबर्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, तो ये जो लिखने का तरीका होगा ये फिर यूनिक हो जाएगा, कंप्लीट यूनिक हो जाएगा। फिर हमें जो है सबके आंसर जो है बिल्कुल पूरी तरह से मैच करेंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि वंस वी हैव डिसाइडेड दैट द ऑर्डर विल बी असेंडिंग, यानी ऑल दोज नंबर्स है ना विच आर अपीयरिंग in the prime factorization of a number, if we write all those numbers in ascending orders, then the way the number is factorized is unique. then ये जो तरीका होगा ये सब का एक जैसा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये तो हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स जिनकी मदद से आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए एनसीईआरटी का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5, कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर। यहाँ n कोई नेचुरल नंबर है, तो ये जो 4 raised to the power n है एक्चुअली ये बहुत सारे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम n की यहाँ डिफरेंट वैल्यू रखें तो वी विल गेट डिफरेंट नेचुरल नंबर्स। जैसे n की वैल्यू 1 रखें तो 4 raised to the power 1, n की वैल्यू 2 रखें तो 4 raised to the power 2, 3 रखें तो 4 raised to the power 3। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स को ये एक अकेला नंबर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें करना क्या है, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 raised to the power n एंड्स विद द डिजिट 0। क्या यहाँ n की कोई ऐसी वैल्यू हम रख सकते हैं जिससे ये जो 4 raised to the power n है इसको पूरा सॉल्व करें तो उसके आखिर में 0 आ जाए। यानी कि n की वैल्यू जैसे हम लास्ट जैसे मान लो 2 रखी तो यहाँ आया 4 raised to the power 2 16 आ रहा है, लेकिन 16 में तो लास्ट में जो 6 आ रहा है, वंस डिजिट यहाँ 6 है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो एक ऐसा नंबर आ जाए जिसमें वंस डिजिट यानी कि जो लास्ट का डिजिट है, इकाई के स्थान पर जो डिजिट है वो 0 आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ये हमें चेक करना है।
और अब चूँकि n की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, इसकी जो इन्फाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर फॉर द वैल्यू ऑफ n, यदि हम चेक करते जाएंगे तो हम इसको कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि n की जो वैल्यूज़ है वो इन्फाइनाइटली मेनी है। तो फिर हम इसे, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे 4n वास्तव में कौन कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ समझ लेते हैं। जब सपोज n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, और 4 जो है इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं। ये यहाँ पर जो है ये 2 × 2 है एक्चुअली, यहाँ जो है ये जो 2 है ये यहाँ पावर फॉर्म में है, तो 2 लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली यहाँ देखिए n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 स्क्वायर आ रहा है, और 4 स्क्वायर जो है वो हो गया हमारे पास 4 × 4, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, या फिर लिख सकते हैं 2 × 2। तो जब हमने इसको पूरा 4 स्क्वायर को जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास 2 जो है 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो 2⁴ लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ देखिए n की वैल्यू 3 लेने से 4⁴, इसको 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, और एवरी 4 कैन बी रिटर्न एज 2 × 2, तो यहाँ जो 2 है वो 6 टाइम्स आ रहा है, तो ये 2⁻6 लिख दिया। तो जो भी नंबर हमारे पास आ रहा है तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाट एवर बी द वैल्यू ऑफ n इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वी विल हैव ओनली 2 प्राइम नंबर, ओनली 1 प्राइम नंबर इज देयर, ओनली 2। और अगर किसी भी नंबर का जो एंड होता है, अगर मान लीजिए किसी नंबर के अंत में अगर 0 आ रहा है तो डेफिनेटली दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो नंबर है 4n, यदि ये नंबर जो है 5 इसके आखिर में अगर 0 होना है तो डेफिनेटली इसका ये 5 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 कभी नहीं आएगा, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम इसका सॉल्यूशन समझ सकते हैं कि इफ़ द नंबर 4n फॉर एनी n वर टू एंड विद द डिजिट 0, इफ़ इट इज़ टू बी एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5। तो ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड होना चाहिए, दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन द प्राइम 5, यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करें उसके अंदर 5 आना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 4n को जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो देखिए हमने किया था उसमें, तो ये केवल 2 ही 2 आ रहे थे, और जहाँ n की वैल्यू जितनी होती है उसके डबल 2 इसमें मिल रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो यहाँ जो ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल जो प्राइम मिल रहा है प्राइम नंबर वो हमें केवल 2 मिल रहा है। तो यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अब हमारे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है। तो यदि आपने इसके आंसर में देखा है कि इसमें प्राइम फैक्टर हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमेशा प्राइम नंबर 2 ही मिलता है, तो कोई भी करेगा तो भी आंसर में जो प्राइम नंबर आएगा वो केवल 2 ही 2 आएगा। तो यहाँ से ये इंश्योर हो जाता है कि 4n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें केवल और केवल जो प्राइम नंबर मिलेगा वो केवल 2 मिलेगा, और यदि उस नंबर के अंत में 0 आना है, if the number were to end with the digit 0 then it must be divisible by 5, so its prime factorization must contain 5। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कतई नहीं आएगा। तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि दिस नंबर विल नेवर एंड विद 0 whatever be the value of n। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसको भी हम वैसे ही समझ सकते हैं कि जब 6n है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 2 × 3n। सो व्हेन वी पुट एनी वैल्यू ऑफ n वी गेट ओनली 2 and 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। So this number 6n will not contain 5 उसमें आएगा नहीं, और इस नंबर के अंत में 0 तभी आ सकता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आवे, तो ये कभी संभव नहीं होगा। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि ये जो नंबर है तो है उसका वो उसके अंत में भी कभी 0 नहीं आएगा, यानी कि n की वैल्यू हम कोई भी रख दें लेकिन हमेशा जो है अंत में 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 0 आने के लिए ज़रूरी है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी हो और 2 भी हो। एक्चुअली जो 10 अगर लास्ट डिजिट अगर 0 आ रहा है, यानी 1 डिजिट अगर 0 आ रहा है किसी नंबर में, तो वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो 10 से डिवाइड होने के लिए 2 और 5 दोनों फैक्टर, तो 2 तो इसमें मिल जाएगा। जब हम इसमें देखते हैं तो 2 तो इसमें मिल रहा है, देखिए 2 × 3 है ना, तो 2 एज ए
2 प्राइम नंबर तो इसमें मिलेगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, लेकिन 5 भी होना ज़रूरी है यदि उसके लास्ट डिजिट में 0 होना है। तो अब ये इसमें 5 कभी आएगा नहीं, तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस नंबर will never end with 0 because the prime factorization of this number will not contain 5, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। तो ये आप इसको भी वैसे ही किया जा सकता है जैसा कि हमने 4n वाला क्वेश्चन किया था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये जो नंबर है ये कंपोजिट है। ये जो नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, ये एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी प्राइम नंबर हम उनको कहते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7। ये जो नंबर है वो ऐसे हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर है, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक 1 तो हमेशा हर नंबर का फैक्टर होता है। तो जो 2 है उसके 2 फैक्टर हुए 1 और 2, 3 के भी 2 हुए 1 और 3, तो वो तो प्राइम नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो 1 को और प्राइम नंबर को छोड़कर सारे नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर होते हैं, उनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो हमें अगर हमें ये शो करना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं, एक तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये नंबर, और एक तो ये वाला नंबर हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये नंबर, दूसरा ये जो नंबर दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक का नंबर, ये दोनों जो है कंपोजिट नंबर है। ये शो करने के लिए हमें इतना सा शो करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। सिमिलरली ये जो नंबर दे रखा है इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ये हमें शो करना है। तो देखिए ये हम लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये जो नंबर था इसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर है, हमें शो करना है। तो इसमें देखिए यहाँ इसमें 13 कॉमन आ रहा है, ये तो ये टर्म हो गई यहाँ से यहाँ तक जो अंडरलाइन कर रखी है, और एक 13 सेपरेट है। तो जो मल्टीप्लाई में होती है वो एक सिंगल टर्म मानी जाती है, तो ये एक सिंगल टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म हो गई। तो इसमें देखा जाए तो उस पूरे एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, पहली टर्म तो ये हो गई पूरी यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी टर्म ये 13 है। तो इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 7 इंटू 11 और यहाँ 13 में 13 तो 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 11 7 77 प्लस 1 तो 78 हो गया, 13 इंटू 78। तो जो नंबर हमें इंटायरली दे रखा है इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन के फॉर्म में, वो 13 इंटू 78 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो डेफिनेटली जो है इसमें 3 तो फैक्टर आसानी से मिल ही रहे हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का 1 तो एक फैक्टर होता है। इसके अलावा यहाँ 13 साफ ही एक फैक्टर दिख रहा है, 78 भी इसका एक फैक्टर है। तो 3 फैक्टर तो ऑब्वियस है, और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं। यदि हम इस 78 को फिर से ब्रेक करें, इसको 2 इंटू 39 लिखें, 39 को 3 इंटू 13 लिख दें, तो इसके और सारे फैक्टर भी निकल सकते हैं। लेकिन 3 ऑब्वियस फैक्टर्स तो हमें साफ यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो ये सफिशिएंट है ये शो करने के लिए कि ये जो है ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 से अधिक फैक्टर यहाँ दिख रहे हैं। सिमिलरली देखिए जो दूसरा जो एक्सप्रेशन था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें मैंने इसको अंडरलाइन किया क्योंकि ये एक सिंगल टर्म कहलाएगी। ये वाला पूरा पार्ट है वो एक सिंगल टर्म कहला रही है। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो ये पूरा एक हमारे पास क्या है, ये एक सिंगल टर्म है, और दूसरी टर्म हमारे पास यहाँ है, ये वाली टर्म है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, दोनों में से एक तो ये 5 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 5 नज़र आ रहा है, और दूसरा जो 5 हमें यहाँ दिख रहा है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बच रहा है, और यहाँ 5 को कॉमन लेने के बाद यहाँ हमारे पास 1 बच जाएगा। यहाँ हमारे पास 1 आ गया है, यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब देखिए जो 5 तो कॉमन आ रहा है, और एक एंटायर ये नंबर है, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये एक नंबर डिफरेंट नंबर मिलेगा हमें। तो यहाँ से हम इसको बिना सॉल्व किए कह सकते हैं कि 3 ऑब्वियस फैक्टर्स इस पूरे नंबर के, ये जो नंबर हमें दे रखा था यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर हमें दे रखा था, वो जो नंबर है वो इसके 3 फैक्टर साफ ही, एक तो 1 हमेशा होता है, और 5 यहाँ दिख रहा है, और तीसरा ये जो पूरा, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व नहीं करें तो सीधे कर सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है पूरा, ये जो दिख रहा है यहाँ ब्रैकेट में, ये पूरा इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर है। तो इस तरह से जो 3 ऑब्वियस फैक्टर्स तो हैं ही, तो ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस तरह से जो है हम किसी भी नंबर के कंपोजिट होने का पता लगा सकते हैं। और कोई पूछे कि कोई नंबर कंपोजिट है या नहीं, तो हमें केवल इतना सा बताना है कि उस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो इस तरह से जो है हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की जो स्टेटमेंट है उसको इस वीडियो में आपने समझा और उसका प्रयोग करके देखा। कुछ क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व किए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।